बारिश में भीगते हुए ऋषि ने किया जनक को प्रपोज। पीछे खड़ी अदिति के पैरों तले खिसकी जमीन। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका बीएनसी टेलीड्रामा पर। आज हम सीरियल जनक की कहानी में उस मोड़ पर चलने वाले हैं जिसका इंतजार हम सब महीनों से कर रहे थे। आज की वीडियो सिर्फ एक अपडेट नहीं, बल्कि भावनाओं का वो तूफान है जो बोस परिवार की नींव हिलाकर रख देगा। आज हम बात करेंगे उस काली रात की, उस मूसलाधार बारिश की जिसने 3 जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल दिया। एक तरफ पिता की नफरत में जलती हुई बेटी, दूसरी तरफ प्यार और कर्तव्य के बीच फंसा हुआ प्रेमी, और तीसरी तरफ वो बहन जो अब बनने वाली है इस कहानी की सबसे बड़ी विलन। क्या हुआ जब ऋषि ने तोड़ी अपनी चुप्पी? क्या हुआ जब अदिति ने सुना वो सच जो उसकी जान ले सकता था? तो चलिए मेरे साथ चलिए उस तूफानी रात में। कहानी की शुरुआत होती है बोस मैंशन की उस आलीशान पार्टी से जहां सब कुछ चमक धमक से भरा था, सिवाय जनक की जिंदगी के। बाहर आसमान में काले बादल घिर रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे अनिरुद्ध के दिल में जनक के लिए नफरत के बादल छाए हुए थे। पार्टी में जश्न का माहौल था, क्योंकि जल्द ही ऋषि और अदिति की शादी की तारीख पक्की होने वाली थी। अर्शी हर सृष्टि मिलकर मेहमानों के सामने अपनी बेटी अदिति की तारीफों के पुल बांध रही थी, और जनक को हमेशा की तरह एक कोने में नजरों से ओझल रहने का इशारा कर दिया गया था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक छोटी सी गलती, एक वेटर से टकराना और हाथ से जूस का गिलास गिर जाना, बस इतनी सी बात थी। लेकिन बोस परिवार के लिए ये जनक को जलील करने का एक और मौका था। अर्शी ने हमेशा की तरह तमाशा शुरू किया, लेकिन इस बार हद तब हो गई जब अनिरुद्ध बीच में आ गया। जनक को उम्मीद थी कि शायद आज उसके पिता उसकी तरफदारी करेंगे, शायद वे कहेंगे कि कोई बात नहीं, ये बस एक गलती थी। लेकिन अनिरुद्ध की आंखों में वो पुराना गुस्सा था, वो नफरत थी जो उसने कभी जनक के लिए रखी थी। अनिरुद्ध ने भरी महफिल में सबके सामने जनक की तरफ उंगली उठाई और वो शब्द कहे जो किसी भी बेटी की आत्मा को छलनी करने के लिए काफी थे। उसने कहा, तुम इस घर के लिए और मेरी जिंदगी के लिए सिर्फ एक मनहूस सा साया हो। तुम्हारे अंदर न तो मेरे संस्कार हैं और न ही मेरा खून। तुम सिर्फ उस धोखे की निशानी हो जो पराशर ने मुझे दिया था। तुम्हारी रगों में उसी का गंदा खून दौड़ रहा है। निकल जाओ मेरी नज़रों के सामने से। सोचिए दोस्तों, उस मासूम जान पर क्या गुजरी होगी। वो लड़की जो सिर्फ एक बार अपने पिता के मुंह से बेटी शब्द सुनने के लिए तरस रही है, उसे गंदा खून कहा गया। जनक के सब्र का बांध टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बहे, लेकिन उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। उसने अपनी माँ की तरह सर ऊंचा रखा, अनिरुद्ध की आंखों में देखा और बिना एक शब्द कहे उस आलीशान घर के दरवाजे से बाहर अंधेरे में दौड़ लगा दी। बाहर तूफान इंतजार कर रहा था। जैसे ही जनक ने घर की दहलीज पार की, आसमान फट पड़ा। मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। वो नंगे पैर थी, पार्टी के कपड़ों में थी, लेकिन उसे ठंड का एहसास ही नहीं हो रहा था। अनिरुद्ध के कहे वो शब्द, पराशर का खून, उसके कानों में गूंज रहे थे। वो दौड़ती रही, जब तक कि उसका दम नहीं फूल गया। शहर की सड़कें वीरान थी। बारिश इतनी तेज थी कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। थक कर हार कर वो सड़क किनारे एक पुरानी बेंच पर गिर पड़ी। उसने अपने घुटनों में सिर छिपा लिया और वो रोना शुरू किया जो उसने बरसों से दबा रखा था। बारिश का पानी उसके आंसुओं के साथ मिल रहा था, जिससे उसकी पहचान करना मुश्किल था कि कौन सा पानी आसमान का है और कौन सा उसके दर्द का। उसे वहां बैठे हुए कुछ ही देर हुई थी कि दूर से एक कार की हेडलाइट्स ने अंधेरे को चीर दिया। ये ऋषि था। ऋषि, जो पार्टी में अनिरुद्ध के व्यवहार से इतना परेशान हो गया था कि वो भी वहां से निकल आया था। उसका दिल गवाही नहीं दे रहा था कि जनक को इस हाल में अकेला छोड़ दे। ऋषि की कार धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उसकी नज़रें पागलों की तरह सड़क के दोनों ओर जनक को तलाश रही थी। और फिर उसने उसे देखा, बेंच पर सिमटी हुई, भीगी हुई, कांपती हुई एक आकृति। ऋषि ने झटके से ब्रेक लगाया, कार रुकी और ऋषि ने एक पल के लिए भी नहीं सोचा। उसने अपनी सीट बेल्ट खोली और मूसलाधार बारिश में बाहर कूद पड़ा। ऋषि दौड़ता हुआ जनक के पास पहुंचा। जब उसने नज़दीक जाकर देखा तो उसका दिल पसीज गया। जनक बुरी तरह कांप रही थी। उसके होंठ नीले पड़ चुके थे। वो किसी छोटी बच्ची की तरह डरी हुई लग रही थी। ऋषि ने तुरंत अपना ब्लेजर यानी जैकेट उतारा। उसने जनक को आवाज़ दी, जनक। जनक ने चौंक कर ऊपर देखा। उसकी आंखों में अभी वही दर्द और गुस्सा था। उसने ऋषि को वहां देखकर अपना मुंह फेर लिया। वो उठ खड़ी हुई और जाने लगी। ऋषि ने उसका हाथ पकड़ लिया। कहाँ जा रही हो तुम? हालत देखो अपनी, बीमार पड़ जाओगी। ऋषि ने चिंता और गुस्से के मिले जुले स्वर में कहा। उसने जबरदस्ती अपना जैकेट जनक के कंधों पर डालने की कोशिश की, लेकिन जनक ने उसे झटक दिया। वो चीखी, मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए ऋषि सर, मुझे किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए, खासकर आपकी नहीं। आप जाइए यहाँ से, वापस उस आलीशान घर में, अपनी होने वाली पत्नी अदिति के पास। मैं आपके लिए कोई नहीं हूँ, मेरी फिक्र करने का ढोंग मत कीजिए।
जनक की ये बातें ऋषि के दिल पर किसी हथौड़े की तरह लगी। ढोंग? ऋषि ने मन ही मन सोचा। क्या उसका प्यार उसे ढोंग लगता है? बारिश और तेज हो गई थी। बादलों की गड़गड़ाहट ने उनकी आवाज़ों को दबाने की कोशिश की, लेकिन उनके जज्बात अब उफन रहे थे। ऋषि ने जनक को दोनों कंधों से पकड़कर अपनी तरफ घुमाया। उसने उसे झकझोर दिया। तुम्हें लगता है मैं ढोंग कर रहा हूं? ऋषि चिल्लाया। उसकी आवाज़ बारिश के शोर को चीरती हुई निकली। तुम्हें लगता है मैं यहाँ इस तूफान में अपना सब कुछ छोड़कर सिर्फ हमदर्दी दिखाने आया हूँ? जनक, तुम इतनी नासमझ नहीं हो सकती। मैं तुम्हें वहां मरते हुए नहीं छोड़ सकता था। मैं तुम्हें अनिरुद्ध अंकल की नफरत में जलते हुए नहीं देख सकता था। जनक भी अब रो रही थी। उसका गुस्सा पिघलकर बेबसी बन रहा था। उसने ऋषि की आंखों में देखते हुए पूछा, लेकिन क्यों? आखिर क्यों ऋषि सर? मैं आपकी क्या लगती हूँ? हमारा कोई रिश्ता नहीं है, फिर क्यों आप मेरे लिए अपनी और अदिति की खुशियां दांव पर लगा रहे हैं? और दोस्तों, यही वो पल था, वो एक सेकंड जब इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है और सिर्फ दिल बोलता है। ऋषि की बर्दाश्त की सीमा पार हो चुकी थी। जनक का ये पूछना कि मैं तुम्हारी क्या लगती हूँ, ऋषि को अंदर तक तोड़ गया। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही आग थी। उसने जनक को अपने और करीब खींचा और वो सच कह डाला जिसे उसने अब तक अपने दिल के सबसे गहरे कोने में दफन कर रखा था। ऋषि ने कहा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ जनक। मैं अदिति से नहीं, तुमसे प्यार करता हूँ। मेरा हर एक पल, मेरी हर एक सांस सिर्फ तुम्हारे लिए है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या सोचती है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरी सगाई किससे हो रही है। सच यही है कि मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता, क्योंकि मैं तुमसे पागलों की तरह मोहब्बत करता हूँ। जैसे ही ये शब्द ऋषि के मुंह से निकले, ऐसा लगा जैसे आसमान की बिजली भी एक पल के लिए थम गई हो। जनक सन्न रह गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने क्या सुना। वो ऋषि जो हमेशा मर्यादा और फर्ज की बातें करता था, आज उसने सब कुछ त्याग दिया था। ऋषि की सांसें भारी थीं। वह अपनी बात कह चुका था और अब उसे किसी बात का डर नहीं था। वह जनक की आंखों में देख रहा था, जवाब के इंतजार में। लेकिन दोस्तों, कहानी में असली तूफान तो अब आने वाला था, क्योंकि ऋषि और जनक को ये नहीं पता था कि वे अकेले नहीं हैं। सड़क के दूसरी तरफ एक काले रंग की कार खड़ी थी। बारिश की वजह से कार के शीशे धुंधले थे, लेकिन अंदर बैठी शख्सियत की नज़र बिल्कुल साफ थी। वो और कोई नहीं, अदिति थी। अदिति, जिसे पार्टी में ऋषि के अचानक गायब होने पर शक हुआ था, वो चुपके से उसके पीछे पीछे आ गई थी। उसने अपनी कार की हेडलाइट्स बंद कर रखी थी। वो कार के अंदर बैठी थी, स्टीयरिंग व्हील को इतनी जोर से जकड़े हुए कि उसकी उंगलियां सफ़ेद पड़ गई थी। उसका शीशा थोड़ा सा नीचे था, और बारिश के शोर के बावजूद ऋषि की वो चीख, मैं तुमसे प्यार करता हूँ जनक, अदिति से नहीं, अदिति के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरी थी। अदिति का चेहरा देखने लायक था। पहले उस पर अविश्वास था, फिर झटका लगा, और धीरे धीरे उसका चेहरा पत्थर जैसा सख्त हो गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन ये दुख के आंसू नहीं थे, ये अपमान और ईर्ष्या के आंसू थे। उसे अपनी माँ अर्शी की बातें याद आ रही थी। अर्शी हमेशा कहती थी, ये जनक और उसकी बेटी हमारा सब कुछ छीनने के लिए पैदा हुई हैं। जो इतिहास मेरी और जनक के बीच हुआ, वही इतिहास अब तुम्हारे और जनक 2.0 के बीच दोहराया जाएगा। अदिति को तब ये बातें पागलपन लगती थी, लेकिन आज उसे अपनी माँ की हर बात सच लग रही थी। अदिति ने अपनी कार के अंदर से उस मंजर को देखा। ऋषि जो जनक के सामने अपने प्यार की भीख मांग रहा था, और जनक जो हैरान परेशान खड़ी थी। अदिति के अंदर की वो मासूम बहन उसी पल मर गई, और जन्म हुआ एक नई अर्शी का। उसने अपने आंसुओं को पूछा, अपना फ़ोन निकाला और कांपते हाथों से उस रोमांटिक और इमोशनल पल का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान आई, एक ऐसी मुस्कान जो बता रही थी कि अब खेल बदल चुका है। वो बुदबुदाई, तुमने मेरा दिल तोड़ा है ऋषि, अब मैं तुम दोनों की जिंदगी तोड़ दूंगी। जनक, तुमने मुझसे मेरा पिता यानी कि अनिरुद्ध छीनने की कोशिश की, और अब मेरा मंगेतर भी। अब देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। वापस ऋषि और जनक की तरफ। ऋषि के इजहार के बाद वहां एक अजीब सी खामोशी थी। जनक ने धीरे से अपने आप को ऋषि की पकड़ से छुड़ाया। वो डरी हुई थी। उसे पता था कि ये प्यार गलत है। ये प्यार एक और महाभारत खड़ा कर देगा। ये गलत है ऋषि, जनक ने लड़खड़ाती आवाज में कहा। आप अदिति दी के हैं, प्लीज जो आपने कहा उसे भूल जाइए। मैं किसी का घर नहीं तोड़ना चाहती। मेरी माँ पर इल्जाम लगा था कि उन्होंने अर्शी मासी का घर तोड़ा। मैं अपने माथे पर वो कलंक नहीं लूंगी। जनक ने ऋषि का दिया हुआ जैकेट वापस उसके हाथों में थमाया और बारिश में उल्टे पांव दौड़ पड़ी। ऋषि उसे पुकारता रहा, जनक रुको, मेरी बात सुनो। लेकिन जनक नहीं रुकी। वो अंधेरे में ओझल हो गई।
ऋषि वहां अकेला खड़ा रह गया, बारिश में भीगता हुआ, हाथ में वो जैकेट लिए जिसमें अभी भी जनक की खुशबू थी। उसे एहसास हो रहा था कि उसने आज एक ऐसी लकीर पार कर दी है जिससे वापसी का कोई रास्ता नहीं है। उधर अदिति ने अपनी कार स्टार्ट की। उसने एक बार फिर ऋषि की तरफ देखा, जो सड़क पर हताश खड़ा था। अदिति की आंखों में अब प्यार नहीं, सिर्फ बदले की आग थी। उसने कार मोड़ी और वहां से निकल गई। अब उसका मकसद साफ था, ऋषि को ब्लैकमेल करना और जनक को दुनिया की नजरों में इतना गिरा देना कि कोई उसकी तरफ देखे भी नहीं। तो दोस्तों, ये था वो सीन जिसने जनक की पूरी कहानी को एक नया मोड़ दे दिया है। इस एक रात ने सब कुछ बदल दिया। ऋषि, जो अब तक गुड बॉय था, अब वो बागी बन चुका है। उसे एहसास हो गया है कि वो अदिति के साथ खुश नहीं रह सकता। जनक, जो अब एक भयानक धर्म संकट में है, एक तरफ उसका पहला प्यार है और दूसरी तरफ अपनी बहन का घर बचाने की जिम्मेदारी। क्या वो अपनी माँ जनक की तरह त्याग करेगी? अदिति, जो अब आधिकारिक तौर पर शो की नई विलेन बन चुकी है, वो अर्शी से भी ज्यादा खतरनाक होगी क्योंकि वो ऋषि के राज जानती है। अब सवाल ये उठता है कि अदिति इस वीडियो का क्या करेगी? क्या वो इसे अनिरुद्ध को दिखाएगी या फिर वो ऋषि को इमोशनली ब्लैकमेल करके शादी के मंडप तक ले जाएगी? और अनिरुद्ध, जब उसे पता चलेगा कि ऋषि उसकी नाजायज बेटी से प्यार करता है, तो उसका गुस्सा किस हद तक जाएगा? दोस्तों, मुझे तो लगता है कि अदिति अब सुसाइड ड्रामा का कार्ड खेलेगी, जैसा अर्शी करती थी। वो अपनी कलाई काटने की धमकी देकर ऋषि को मजबूर करेगी, लेकिन ऋषि के पास अब जनक के लिए वो दीवानगी है जो उसे झुकने नहीं देगी। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइए कि क्या जनक को ऋषि का प्यार कबूल कर लेना चाहिए या उसे अदिति के लिए पीछे हट जाना चाहिए? और क्या आपको लगता है कि ऋषि ही वो इंसान है जो अनिरुद्ध के सामने जनक की सच्चाई यानी डीएनए रिपोर्ट लाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको मेरी ये स्टोरी टेलिंग और ये स्क्रिप्ट पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो झनक सीरियल के फैन हैं। और हाँ, सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि अगली वीडियो में मैं बताऊंगी कि कैसे ऋषि ने हॉस्पिटल में डीएनए रिपोर्ट बदलकर अदिति की चाल को नाकाम किया। तब तक के लिए देखते रहिए बीएनसी टेलीड्रामा। धन्यवाद।